हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो हमने पॉलिटी लेक्चर 1 कवर किया था, उसमें बहुत सारे पॉइंट हमने पढ़े थे। आज हम करेंगे पॉलिटी लेक्चर 2। यहाँ पे हमारा अधिनियम कहाँ से स्टार्ट होगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम से हम स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपनी शासन के बारे में, भारत में कैसे कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी ने कैसे शासन किया था और कंपनी का शासन क्यों खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम ताज का शासन पढ़ रहे हैं। हेडिंग से आपको समझ में हो गया ताज का शासन मतलब यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटिश की जो महारानी है उनका शासन यहाँ पे अब शुरू इंडिया में होने लग गया था। तो पहला अधिनियम ताज के शासन में था 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब ये अधिनियम क्यों आया इसको समझेंगे। देखो 1857 में आपने एक क्रांति के बारे में सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा भी होगा हिस्ट्री वगैरह में। तो 1857 की क्रांति यानी कि सिपाही विद्रोह जिसे कहा गया, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो क्या हुआ इस टाइम पे, अब धीरे धीरे भारतीयों को क्या हुआ, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लग गए। उनको लगा कि अगर हम फ्रीडम होंगे, हमें स्वतंत्रता मिलेगी तो क्या होगा, हम अच्छे से अपने आप को रख सकेंगे, अपना शासन हम लोग खुद अब कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी का शासन यहाँ पे हटा दिया गया इंडिया से, और किसने शासन यहाँ पे करना शुरू कर दिया। अब ये शासन किसके हाथ में चले गया? ताज यानी कि महारानी विक्टोरिया के अधीन ये शासन चला गया, भारत का शासन। तो 1858 भारत शासन अधिनियम यहाँ पे लागू किया गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहता है कि इसका निर्माण 1857 की क्रांति के बाद किया गया। जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है उसका मतलब वो किस वजह से बना? जो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था उसकी वजह से। अब धीरे धीरे अंग्रेजों को क्या लगने लग गया कि यहाँ पे कंपनी भारत में शासन नहीं कर सकती है। तो अगर कंपनी भारत में शासन नहीं कर सकती तो कौन करेगा? फिर ये शासन किसके हाथ में चला गया? ये महारानी विक्टोरिया का अधीन यानी कि ब्रिटिश शासन में ये भारत का शासन उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। दूसरा पॉइंट, यह अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखो अब इन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने, अंग्रेज पहले से भारतीयों पे क्या लगाते, बहुत ज़्यादा दिमाग यूज करते थे। धीरे धीरे उनको शासन करना था। पहले व्यापारी बन के भारत में आए, धीरे धीरे अलग अलग प्रांत थे उनके राजाओं से उन्होंने क्या की, मित्रता की, उनमें धीरे धीरे उन्होंने व्यापार बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे शासन करना शुरू किया। अब इन्होंने क्या किया, जब भारत में बहुत सारा विद्रोह शुरू हो गया, जो 1857 की क्रांति होगी, उन्होंने क्या किया, हम भारत में क्या कर रहे हैं, एक भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम ला रहे हैं, यानी कि एक ऐसा कानून ला रहे हैं जो क्या करेगा, भारत में शासन को अच्छा बनाएगा। तो नेक्स्ट, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। कंपनी शासन यहाँ पे खत्म हो गया, अब शासन किसके हाथ में चले गया? महारानी विक्टोरिया के हाथ में चले गया। फोर्थ पॉइंट, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखना कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। तो वो किसके अधीन किया गया? 1858 का जो अधिनियम था उसके अधीन क्या किया, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया और उसे क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय नाम दिया गया। अगला पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन बने। अब गवर्नर जनरल जो पद यहाँ पे नाम दिया गया था उसको तो हटा के वायसराय बना दिया गया, और जो पहले वायसराय भारत के बने वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे भारत के पहले वायसराय बने। अगला पॉइंट, इस अधिनियम ने भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। अभी तक क्या चल रहा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या हो रहा था उसमें, द्वैध प्रणाली, यानी कि एक नियंत्रण बोर्ड था और एक निदेशक बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दो यहाँ पे पदभार संभाल रहे थे, एक राजनीतिक कार्य देखता था और एक व्यापारिक कार्य देखता था। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य देखता था वो द्वैध प्रणाली को 1858 में इसको हटा दिया गया। जो कंपनी का द्वैध शासन था, द्वैध प्रणाली थी, उसको यहाँ पे हटा दिया गया, यानी कि नियंत्रण बोर्ड को भी हटा दिया गया और निदेशक बोर्ड को भी यहाँ पे हटा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों के यहाँ पे हटा दिया गया। इसमें क्वेश्चन अगर बनता है नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को किस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया या समाप्त कर दिया गया, ये हो गया आपका 1858 का भारत अधिनियम। जैसे हमारा ये खत्म होगा, ताज का शासन खत्म होगा, तो इस लेक्चर के बाद तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज रखेंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके यूपीएससी, एसएससी और अदर स्टेट लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंग।
तो वो सीरीज जैसे ही वीडियो खत्म होगी, नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चन पे आएगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पिक किए जाते हैं एग्जाम्स में और कौन कौन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नया पद भारत का राज्य सचिव बनाया गया। देखो यहाँ पे नया पद बनाया गया, तो यहाँ पे क्या बनाया गया नया पद, ये बनाया गया भारत का राज्य सचिव पद बनाया गया, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। अब यहाँ पे एक नया पद जोड़ा गया। अभी तक तो क्या कर रहा था, गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया गया, और एक और नया पद बनाया गया, किसे, भारत का राज्य सचिव एक नया पद दिया गया, जो क्या था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। मतलब वो उनके अधीन काम करेगा और जो भी चीज़ होगी वो वहाँ जाके उसमें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। अब देखो, जो भारत का राज्य सचिव बनाया गया उसके लिए कितने लोगों का निर्माण किया गया, 15 लोग। उसके सलाहकार जो बनाए गए, कितने लोगों को बनाया गया, 15 लोगों की एक टीम बनाई गई, 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई, जो क्या करेंगे, भारत के राज्य सचिव की सलाह देंगे, उसमें डिस्कशन होगा, और जो उनका अध्यक्ष होगा, इन 15 लोगों का अध्यक्ष जो होगा वो कौन रहेगा, भारत सचिव रहेगा। जो भारत का राज्य सचिव है वही हेड रहेगा। तो बच्चों, अगला अधिनियम आपको क्या बोलता है, 1861 यानी कि 1861, 1992 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम, तीनों के डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे 61 और 62 के डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद 1909 का उसके बाद लिखेंगे इस पर। तो चलिए इसमें पॉइंट पढ़ते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अब देखो, 1857 की बहुत बड़ी क्रांति थी, अंग्रेज़ों का शासन हिल गया था, कंपनी का शासन खत्म हो गया था, यहाँ पे ब्रिटिश आ गए थे, महारानी का शासन हो गया था। अब उनको लग रहा था कि धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, उनको रियलाइज़ हो रहा था कि अब भारत पे शासन करना थोड़ा सा क्या हो गया, मुश्किल हो गया है, क्योंकि अलग अलग क्रांतिकारी दल बने जा रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था यहाँ पे क्या करना, शासन करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीयों को बहलाने फुसलाने के लिए एक अधिनियम फिर पारित किया। उन्होंने क्या किया, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की। अब उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम लॉ बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, उसमें एक आध भारतीय को हम अगर इन्वॉल्व कर देते हैं तो भारतीय को क्या लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, और वो क्या सोचते थे, हाँ अगर एक दो भारतीय उस परिषद में आ जाएंगे तो उनको क्या लगेगा कि हाँ हमारे भले के लिए ही कानून बन रहा है। तो उन्होंने दिमाग क्या लगाया यहाँ पे कि कुछ भारतीयों को यहाँ पे परिषद में शामिल करना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य, ये गवर्नमेंट सदस्य नहीं थे, सरकारी सदस्य नहीं थे, इनको किस पद पे रखा गया, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो 1862 का है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, ये लॉर्ड कैनिंग वाइसराय थे, इन्होंने क्या किया, 3 भारतीयों को, एक थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, इन तीनों को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो देखो उनकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम आई, और जो वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 3 भारतीयों को, बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में क्या किया, यहाँ पे शामिल कर दिया, मनोनीत कर दिया। आगे इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में, यहाँ से क्या हो गया था, केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। केंद्रीकरण यानी कि जो भारत था, बंगाल, मद्रास और मुंबई, तीन प्रांत थे। इन मद्रास और बम्बई के प्रांत को किस में मिला दिया गया था, बंगाल में। यानी कि जो मद्रास के गवर्नर थे और जो बम्बई के गवर्नर थे वो किसके अधीन काम करते थे, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। यानी कि यहाँ से केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1962 में जो अधिनियम आया उसने क्या किया, इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इसने मद्रास, बम्बई की शक्तियाँ पुनः वापस दे दी। फिर से उनको बोला कि आप अपने प्रांत पे आप अधिकार करो। फिर से उनको क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीकरण का हमने बात पिछले वीडियो में की थी। अब क्वेश्चन अगर आता है कि पुनः विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गया, तो किस अधिनियम के द्वारा हुआ था ये, 1862 के भारत
परिषद अधिनियम के द्वारा हुआ था। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना पड़ता है। पढ़ने के लिए हर कोई पढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पिक हो रहा है उसकी जानकारी, उसको एनालाइज करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। अब देखो धीरे धीरे विधान परिषद बनने लग गए। बंगाल में कब हुआ? बंगाल में विधान परिषद बना 1862 में। उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यहाँ कब बना? 1866 में। और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। यहाँ भी विधान परिषदों का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब हर विभाग के लिए किसी न किसी को मनोनीत किया गया, यानी कि मंत्रिमंडल बनाया गया। अब मंत्रिमंडल हर विभाग के लिए अलग अलग होता है। शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री के देखते हैं, खेल के लिए खेल मंत्री देखते हैं। उसी हिसाब से इन्होंने क्या किया, एक पोर्टफोलियो तैयार किया। पोर्टफोलियो मतलब जो जिसका काम है वो उसको एक हेड उसके लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ से देखो अगर क्वेश्चन आता है पोर्टफोलियो की शुरुआत कब हुई थी? 1859 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है एग्जाम में। और शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो की शुरुआत कब की थी? 1859 में। इंपॉर्टेंट डेट है और इंपॉर्टेंट नेम है लॉर्ड कैनिंग। अगला, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी, जिसकी अवधि 6 माह थी। अब देखो अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश जारी किया जाए, जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो इसने क्या किया, वायसराय को एक और पावर दी। क्या पावर दी? कि आपातकाल में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर देते हैं, तो आपातकाल में वो बिना काउंसिल के डिस्कशन के वो क्या कर सकते हैं, एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और जिसकी सीमा अवधि कितनी होगी? वो होगी 6 महीने तक वो अध्यादेश जारी रह सकता है। उसके बाद काउंसिल बैठेगी, मीटिंग बैठेगी, उसके बाद फाइनल निर्णय लिया जाता है। तब तक के लिए क्या होता है, आपातकाल में 6 महीने तक के लिए वैलिड होता था। उस टाइम पे वायसराय को इतनी एक और पावर दे दी गई थी। किसमें? 1862 में। नेक्स्ट है आपका 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट थे? इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब अंग्रेजों को क्या लगा, उन्होंने पहले शुरुआत तो कर दी थी किसमें? 1862 में, कि 3 लोगों को यहाँ पे विधान परिषद में एंट्री दे दी थी। अब उनको लगा कि धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ये भारतीय लोगों का अगर माइंड हमें कंट्रोल करना है तो क्या करते हैं, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या और बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1892 में 1892 में इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय, देखो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में उस टाइम पे अलग अलग प्रांत थे, इंडिया में अलग अलग प्रांत हुआ करते थे। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी यानी कि जो इंडियंस थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। हालांकि बहुमत किसका होता था? बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, क्योंकि देखो सरकार तो उनकी है ना, बहुमत अगर इंडियंस को देंगे तो क्या होगा, फिर तो उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। सदस्यों की संख्या तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों को अपने कंट्रोल में करने के लिए बढ़ा दी। और यहाँ पे मेन जो डिसीजन था, जो बहुमत था वो किसका होता था? सरकारी सदस्यों का रहता था। सेकेंड पॉइंट, इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति दी। अब इसने क्या किया, जो विधान परिषद थे उसमें उसके कार्य में थोड़ा सा और इजाफा कर दिया, वृद्धि कर दी। उसने क्या कर दिया, जो भी बजट है उस पर बहस करने की अनुमति दे दी। आप क्या कर सकते हो, बहस पर डिस्कशन कर सकते हो। अभी भी जो हमारा बजट आता है उस पर क्या डिस्कशन होता है वो। अब देखो बजट पे डिस्कशन की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से 1892। यही क्वेश्चन जो होते हैं घूम फिर के ये एग्जाम्स में, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, जो भी कोई अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन घूम फिर के क्या आते हैं, यही क्वेश्चन हिट करते हैं। देखो बजट पे बहस करने की शुरुआत कहाँ से हुई, 1892 में। यहाँ पे बजट पे बहस करने की अनुमति दे दी गई। कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने की भी अनुमति मिल गई। यहाँ पे कार्यपालिका में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर दे पाएंगे वो, उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते अभी भी, इतनी अनुमति उनको नहीं है अभी भी कि वो वहाँ पे क्या कर सके, क्रॉस क्वेश्चन कर सके। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हैं और बजट पर बहस कर सकते हैं। बच्चों अगला देखते हैं 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम क्या बोलता है, इस अधिनियम को
मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दो थे, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मार्ले क्या थे, यहाँ पे भारतीय राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो क्या थे, भारतीय वाइसराय थे। तो इन्होंने एक अधिनियम निकाला, इस अधिनियम को क्या जाना जाता था, ये क्या थे, जो लॉर्ड मार्ले, ये लॉर्ड मार्ले क्या थे, भारतीय राज्य सचिव भारत के, और जो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो ये क्या थे, वाइसराय, वाइसराय। तो इस अधिनियम को इन दोनों के नाम से जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में काफ़ी वृद्धि की। इस अधिनियम ने क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में लोगों की संख्या में वृद्धि कर दी। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 थी, उसको बढ़ा के क्या कर दिया इन्होंने, 60 कर दिया। अब इनको पता था कि यहाँ पे भारतीयों को भी कानून बनाने में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, भारत में सत्ता संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 16 से बढ़ा के इनकी संख्या कितनी कर दी, केंद्रीय परिषद में 60 कर दी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दी। देखो अब अंग्रेजों का दिमाग कितना तेज चला, उन्होंने क्या किया, जो केंद्रीय परिषद थी, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें तो सरकारी बहुमत रखा, क्योंकि सत्ता तो इनके हाथ में है। इन्होंने क्या किया, केंद्र में जो डिसीजन मेन होगा वो केंद्र का डिसीजन उन्होंने क्या किया, वो अपने हाथ में रखा। परंतु जो प्रांतीय परिषद थे, जो भारत था, अगर मैं रफ मैप बनाऊं भारत का, तो भारत का जो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, तो ये क्या किया इन्होंने, मेन जो सत्ता है वो तो अपने हाथ में ले ली, और जो प्रांतों की सत्ता है, जो प्रांत हैं, उनको क्या किया, कहाँ के पॉइंट, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषदों में, जो प्रांतीय परिषद थे, प्रांतीय विधान परिषद थे, उसमें गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दे दी। अब यहाँ पे क्या हो सकता था, जो गैर सरकारी सदस्य थे वो प्रांत में बहुमत हासिल कर सकते थे। इसने दोनों परिषदों में अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने की अनुमति दी। अभी तक क्या था, लास्ट हमने पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था कि बजट पे बहस करने की अनुमति थी, लेकिन क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने की अनुमति नहीं थी। कार्यपालिका में उत्तर देने की अनुमति थी, लेकिन उस पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। अब 1909 में क्या किया इन्होंने, अनुपूरक प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पे क्रॉस क्वेश्चन करने की अनुमति दे दी, और क्या किया, बजट पे बहस करने की भी अनुमति दे दी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आप पुट कर सकते हो, अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई, वो था 1909 का अधिनियम। इसने अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय व गवर्नर की कार्यपालिका का सदस्य बनने की अनुमति दी। देखो अंग्रेजों ने एक कदम और फॉरवर्ड हुए, उन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे जो गवर्नर, जो वाइसराय व गवर्नर की कार्यपालिका थी, उसमें भी भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इस अधिनियम के अंतर्गत वाइसराय व गवर्नर की कार्य परिषद का सदस्य बनने की अनुमति किसे दी, किसी भारतीय को दे दी। वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यपालिका के प्रथम सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। विधि मतलब जो कानून बना सकते हैं, जो लॉ बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन थे, जिन्हें अंग्रेजों की वाइसराय व गवर्नर की कार्यपालिका में भारतीय सदस्य बनने की अनुमति दे दी गई। और वो कौन से सदस्य थे, विधि सदस्य बनाए गए, यानी कि वो क्या कर सकते थे, इनके कानून बनाने में इनके सलाह मशवरा आपस में ये कर सकते थे, उसके सदस्य इनको बनाया गया। तो अगर नाम आता है तो, और ये किस अधिनियम के द्वारा हो, 1909 अधिनियम के द्वारा हो। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्सनैलिटी बन जाती है। अगला पॉइंट, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अब इन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों का क्या था, हथियार था। वो क्या कहते थे, आप लोगों को अलग अलग धर्मों में बांट दो, वो अपने आप लड़ते रहते हैं और हम राज करते रहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो इनकी मेन फोकस था, डिवाइड एंड रूल से जो ये अपनी सत्ता बढ़ाते जा रहे थे, पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहते थे, वो इन्होंने अब यहाँ पे पूरी तरह से लागू करना शुरू कर दिया। देखो हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे बहुत चल रहा था,
उस टाइम पे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई भी थे। तो उनमें क्या था, एक सांप्रदायिक जो मतभेद होता है वो बढ़ते जा रहा था। तो अंग्रेजों ने इसी का फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए क्या कर दिया, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रदान कर दिया। यानी कि इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। समझ आई बात, डिवाइड एंड रूल। यानी कि जो मुस्लिम सदस्य अगर मनोनीत होगा विधान परिषद में या कार्यपालिका में, तो उसका निर्वाचन कौन करेगा, मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। हिंदू सिख ईसाई ये नहीं कर सकते, मुस्लिम के लिए मुस्लिम मतदाता। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। जो उस टाइम पे वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो। इनको क्या बोला जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। यानी कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग उन्होंने क्या किया, धर्मों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तो मुस्लिम के लिए अलग कर दिया, हिंदू के लिए अलग कर दिया। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन अगर आता है तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, वो थे लॉर्ड मिंटो, जो उस टाइम पे वायसराय थे। और ये कब शुरू हुआ था, 1909 में। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, 1861, 1862 देखा, 1892 देखा, और उसका 1909 का अधिनियम भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो ये लेक्चर में हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो ताज का शासन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने आज कवर कर लिया, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।